हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में नेतृत्व के कार्य में 3 पॉइंट पढ़े थे। अधीनस्थों की भावना एवं समस्या को समझना, सहयोग प्राप्त करना, समन्वय एवं निर्देशन करना, और चौथा स्टार्ट है अनुशासन बनाए रखना। ये नेतृत्व के कार्य में चौथा पॉइंट है अनुशासन बनाए रखना। नेता का चौथा कार्य है अपने समूह में अनुशासन बनाए रखना, क्योंकि अनुशासन द्वारा ही वह अपने अधीनस्थों को निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकता है और कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनुशासन में निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से जो नेतृत्व करने वाला अनुशासन बनाए रखे, इसके लिए वो शक्ति भी यूज कर सकता है, शक्ति को भी यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन बनाने के लिए वो उस रूप तक या शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। शक्ति का प्रयोग करेगा तभी अनुशासन बनाए रखेगा। और ढील छोड़ी तो कार्य न तो कर्मचारी उनके जो अधीनस्थ है, उनके अधीन जो कार्य कर रहे हैं, उनके नीचे जो कार्य कर रहे हैं, तो वो फिर बाद में सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति के थोड़ा सा डर होना चाहिए आज जो उनके नीचे कार्य करें, तो अनुशासन बनाए रखेंगे, वो भी अच्छे कार्य कर पाएंगे और नेता की भी अच्छी से बात मानेंगे। पांचवा है आदेश देना। नेतृत्व के कार्य में पांचवा है आदेश देना। नेता स्वयं कार्य न करके अपने अधीनस्थों यानी उनके नीचे जो कार्य करे, ध्यान रखना, अपने अधीनस्थों से कार्य लेता है, अतः उसके द्वारा कार्य को संपादित करते हेतु उन्हें आदेश देना पड़ता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदेश देना ही नेता का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी अगर कार्य करवाने इनके अधीनस्थ तो उनको आदेश देना पड़ेगा, लिखित में नोटिस निकालना पड़ेगा, या फिर कर्मचारियों को कहना पड़ेगा कि इतने दिनों में आपको ये कार्य करके मुझे देना है, और अच्छे से कार्य करेगा। तो ऐसे आदेश देगा तो हर नेता या हर नेतृत्व करने वाला आदेश देगा, तभी उनका नेतृत्व अच्छा रहेगा। तो ये उनके कार्य में मेन कार्य के जब तक आदेश नहीं मिलता, मैंने भी देख लो, कभी भी आदेश नहीं मिले तो हम कभी भी कार्य आगे नहीं कर सकते। तो आदेश आते ही कार्य हम करने लग जाते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में चाहे हो, किसी भी हॉस्पिटल, स्कूल है वगैरह, किसी में भी करो, आगे से ऑर्डर आएगा तभी कार्य होंगे। तो आदेश एक अच्छे नेतृत्व करने वाला का ये कार्य के आदेश देगा, तब कर्मचारी कार्य करेंगे। छठा है प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना। संगठन की गतिविधियों एवं सामंजस्य एवं संतुलन बनाए रखने के लिए कर्मचारियों में मधुर संबंधों एवं भाईचारे का वातावरण स्थापित करने के लिए प्रबंधकों को अर्थात समूह नायकों को संप्रेषण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिशा में नेता ही इस प्रकार की संप्रेषण प्रक्रिया की व्यवस्था करता है, जिससे अधीनस्थों और उसके मध्य विचारों, आदेशों आदि का आदान प्रदान निरंतर होता है। संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान। तो ये नेतृत्व करने वाले के ये बहुत ही बड़ा कार्य है। तो आदान और प्रदान करने के लिए क्या होगा, उसके साथ वातावरण कैसे होगा, कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाने होंगे, उनके साथ भाईचारे की तरह वातावरण करना पड़ेगा। घर में मतलब घर में जैसे भाई बहन का जैसे रिश्ता होता है, या भाई भाई का रिश्ता होता है, वैसा वातावरण उस कंपनी हो चाहे कोई भी हो, ऑफिस हो, उसमें ऐसा वातावरण लाएगा तभी आदान प्रदान अच्छे से हो पाएगा और उनके विचारों के मध्य अच्छे से वातावरण या अच्छे से आदान और प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था करना, यानी एक नेतृत्व करने वाला हमेशा प्रभावी संप्रेषण आदान प्रदान करेगा वो विचारों का, लेकिन भाईचारे की तरह और
वो संप्रेक्षण की तरह और उसके प्रबंध जो करेंगे तो नायक के रूप में एक अच्छी प्रक्रिया के रूप में, अच्छी व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा। नेतृत्व का 7वां पॉइंट लास्ट है, संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। जो उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं उनके प्रति अच्छे से निष्ठा बनाए रखेंगे तभी कार्य हो पाएगा। तो एक कुशल नेता का यही एक प्रमुख कार्य है कि वह अपने अधीनस्थों में संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखे। यह उसी स्थिति में संभव हो सकता है जबकि वह निर्णयन, विशेषकर कर्मचारियों से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में संगठन के उद्देश्य को निर्धारित करने में कर्मचारियों को भागीदारी बनाए तथा कर्मचारियों की आवश्यकता एवं समस्या का समाधान करने हेतु निरंतर प्रयास करता रहे। यानी संगठन के प्रति निष्ठा कैसे बनाए रखेंगे? जब उनकी समस्या को वो सुलझाएगा। कौन? जो नेतृत्व करे, उनके साथ भागीदारी बनाए रखे, वो भी उसमें भाग ले, कार्यों में, छोटी छोटी बातों में भाग ले। क्या किया आपने, कैसा किया कार्य, बहुत वेरी गुड, उनको मतलब पुरस्कार दे, उनकी तारीफ करें तो कर्मचारी और भी अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना। तो इस प्रकार से बच्चों हमने नेतृत्व के कार्यों को देखा। अब नेतृत्व के तकनीकें, क्या क्या वो तकनीकी अपनाता है, क्या क्या वो दिमाग चलाता है, किस हिसाब से वो कार्य देता है। तो ये 5 पॉइंट है कि नेतृत्व के तकनीकें। तो पहली तकनीक है सहयोग प्राप्त। देखो सवाल बड़ा अलग अलग आएगा, नेतृत्व के प्रकार बताइए, नेतृत्व के कार्य बताइए, किसी विचारक के हिसाब से नेतृत्व के कार्य बताइए या नेतृत्व के तकनीकें बताइए। ये 4 नंबर के बच्चों आ सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे है पॉइंट, लेकिन हम उस हिसाब से समझेंगे। तो तकनीकी, नेतृत्व के तकनीकी में पहला पॉइंट है सहयोग प्राप्ति। नेता अपने समूह से सहयोग प्राप्त करता है। सहयोग द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है। अधिकारी और समूह दोनों के सहयोग से ही कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से पूरा करना संभव होता है। यानी सहयोग ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मचारी करे, नेतृत्व जो कर रहा है दोनों आपस में सहयोग करेंगे तो कार्य सफल हो पाएगा, तभी संभव हो सकते हैं। अधिकारी और समूह दोनों सहयोग से ही कार्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से पूरा संभव है। सहयोग की प्राप्ति के लिए नेता को क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे? सहयोग के लिए वह अपने प्रत्येक अनुयायियों को विश्वास दिलाता है कि संगठन का सफल परिचालन और सतत जीवन दोनों ही उसके स्वयं के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। यानी वो विश्वास दिलाएगा किसको? अपने अंडर जो कार्य कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों को, कि संगठन को परिचालित करेगा सतत जीवन। कह रहे आप ये कार्य करोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपके नौकरी बहुत ही आगे, आपको पुरस्कार मिल सकता है, आपको आगे तारीफ सरकार कर सकती है। तो इसलिए सहयोग करेगा तो वो कर्मचारी करेंगे तो नेता भी करेगा, नेता करेगा तो वो भी करेंगे। इसी में दूसरा बताया है सहयोग प्राप्ति में नेता के लिए एक कुशल मनोवैज्ञानिक होना भी आवश्यक है। उनके लिए अपने समूह के हितों को जानना और समझना आवश्यक होता है। सहयोग विश्वास पर आश्रित होता है। यानी उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक होना चाहिए सहयोग, यानी साइकोलॉजी, अपने मन से, अच्छे विचारों से मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और उसके समूह को हितों को जानना आवश्यक है कि इसमें आप ये कार्य करोगे तो आपके कितने हित होंगे, आपके हित के क्या क्या कार्य, आप ये कार्य तो ये हो सकता है, तो ऐसे वो सहयोग प्राप्ति कर सकता है। इसी में तीसरा सहयोग विश्वास पर आश्रित होता है। लोग तभी सहयोग करते हैं जब उसको अपने नेता में पूर्ण विश्वास होता है। अगर जो नेता या नेतृत्व करे वो धोखा दे, भ्रष्टाचार करे, रिश्वतखोर हो, तो फिर बाद में सहयोग बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो सहयोग में विश्वास होना चाहिए। विश्वास कब दिलाएगा? जब वो कर्मचारी कार्य करे,
और उनका कर्मचारी और अधीनस्थ जो कार्य करे किसके नेतृत्व के अंडर में, और विश्वास हो कि कर्मचारी को लगे कि वास्तव में हमारा बॉस अच्छे से कार्य कर पाएगा। और विश्वास कब आएगा? जब उनको तारीफ मिलेगी, उनका बड़प्पन करेंगे, उनका सरकार तारीफ करेगी। तो इस प्रकार से जो आश्रित है, जो उनसे अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उनको विश्वास दिलाना भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। इस प्रकार से तभी सहयोग होगा जब ये नेता पूर्ण विश्वास होता है। यानी ये सारी बातें, तीनों बातें जो दी है, ये तीनों बातों का ध्यान रखेगा, तभी जो नेतृत्व कर रहा है उनको सहयोग किससे मिल सकता है? उनके अधीनस्थ से मिल सकता है। लेकिन ये सहयोग की ये बातें ध्यान नहीं रखी तो जो अधीनस्थ है वो सहयोग नहीं करेंगे, वो अपने अपने हिसाब से कार्य करने लग जाएगा। नेतृत्व की तकनीकी में दूसरा पॉइंट है शक्ति का प्रयोग। कार्यों में भी आ गया शक्ति का प्रयोग, शैलियों में भी आ गया, तकनीकी में भी एक है कि यह भी होना चाहिए शक्ति का प्रयोग करें। नेतृत्व के साथ शक्ति जुड़ी हुई है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक एवं सहानुभूति तरीके से ही तय किया जा सकता है और बल एवं उत्पीड़न के द्वारा भी किया जा सकता है। वस्तुतः एक नेता अपनी शक्ति समूह के प्रति निष्ठा, भक्ति एवं सहयोग द्वारा अर्जित करता है। समझदार नेता बल व उत्पीड़न का प्रयोग नहीं करता, वह अपनी शक्ति का प्रयोग उपक्रम और समूह के हित की साधना है। यानी ऐसी शक्ति यूज नहीं करने के बलपूर्वक उनको नुकसान पहुंचे, शारीरिक नुकसान पहुंचे और वेतनिक नुकसान पहुंचे, यानी आर्थिक नुकसान पहुंचे। ऐसी शक्ति नहीं करनी और ऐसी शक्ति रखनी भी नहीं कि उनको पीड़ा हो जाए। शक्ति कैसी रखनी है कि अपनी शक्ति को प्रयोग ऐसे करें कि समूह के हित की साधना, यानी वो शक्ति ऐसी रखे कि उसमें जो कार्य उनके अंडर में करने वाला उनका भी हित हो, उनकी भी हित की बातें हो, सिर्फ खुद के हित की बात की न समझे, उनका भी हित शामिल हो कि उनको भी थोड़ा रेस्ट मिले, उनकी भी सैलरी बढ़े और उनके भी कार्य कम हो और उनकी भी नौकरी बरकरार रहे। तो ये शक्ति का प्रयोग उस हिसाब से करें, न कि दूसरों का नुकसान करें। तो इस प्रकार से बच्चों नेतृत्व की तकनीकी में कितने हमने 2 पॉइंट पढ़े। तीसरा है समन्वय एवं आदेश। समन्वय एवं आदेश वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए नेता आदेशों के माध्यम से अपने अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। लिविंगस्टन के अनुसार नेता द्वारा दिए गए या दिए जाने वाले आदेश सुनिश्चित, क्रमबद्ध, लोचपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए। यानी आदेश दे तो निश्चित है नहीं कि ये आदेश तो कर दिया, कर्मचारी पूरा ये कार्य करने के बाद कहे कि नहीं ये इनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो फिर कर्मचारी गुस्सा हो जाएंगे। क्रमबद्ध नहीं है, पीछे आने वाली बात पहले बताए और पहले जो करनी है वो बाद में बताए, फिर वापस उस कार्य का कबाड़ा। लोचपूर्ण मतलब त्रुटि ना हो, उनकी कोई आलोचना ना हो, ऐसा कार्य होना चाहिए। तो समन्वय आदेश कब होगा, समन्वय बिठाएगा और आदेश कब कर्मचारी उनके मानेंगे, जब सुनिश्चित हो कि बात सुनिश्चित कि हाँ बिल्कुल ये आपका कार्य है और आपको करना ही है, इसमें अब वापस आदेश नहीं होगा, तो निश्चित होकर कार्य कर जाएंगे। क्रम वाइज, क्रमबद्ध, शुरू से अंत तक, शुरू के पॉइंट से लेकर अंत तक पूरी बातों को वो अच्छे से बताएगा, तो अच्छे से कार्य हो पाएगा, तब समन्वय और आदेश मानेंगे उनके। लोचपूर्ण, उनकी कोई आलोचना नहीं हो, जो कार्य कर रहे तो उनकी आलोचना न हो, आलोचना हुई तो न तो वो समन्वय बिठा पाएंगे और न ही आदेश का पालन उनके अधीनस्थ कर पाएंगे। इसलिए समन्वय कब होगा, जब उनकी आलोचना नहीं हो, उनकी तारीफ हो। जो भी कर्मचारी, किसी ने ज्यादा काम किया या कम किया, सबकी तारीफ होनी चाहिए। किसी एक प्रतिकूल तारीफ की तो फिर बाद में दूसरों में वो आ जाएगी घटना कि नहीं काम तो हमने भी किया, एक कोई लेके बॉस बैठे, तो ये बातें आ जाएगी। इसलिए समन्वय और योजना
सुनिश्चित, क्रमबद्ध और लोचपूर्ण होगा तो आदेश भी मानेंगे और जो कर्मचारी अंडर में है वो समन्वय भी बिठाएंगे। चौथा पॉइंट है अनुशासन अनुरक्षण। अनुशासन एवं अनुरक्षण, इसमें तो चौथे पॉइंट में अनुशासन एवं अनुरक्षण। अनुशासन एक प्रकार का बल है। अनुशासन बल कैसे? जब शक्ति यूज करेगा नेता या नेतृत्व करने वाला, तभी अनुशासन बना के रखेंगे दूसरे। अगर शक्ति यूज नहीं की तो फिर बाद में ढीले ढाले हो जाएंगे, तो फिर बाद में कर्मचारी वो फिर बाद में उनका अनुशासन को पालन नहीं करेंगे, कोई पालना, और वो कहेंगे कि ये तो ऐसे ही है। तो इसलिए अनुशासन कब रखेंगे? जब नेतृत्व करने वाला शक्ति, और शक्ति कैसे? शारीरिक वगैरह ऐसे नहीं, उत्पीड़न, उनको पीड़ा हो वैसे नहीं, ऐसे उनको डराने के लिए या प्रोत्साहित करके भी उनको अनुशासन में लाया जा सकता है। कह रहे कि आप अच्छा काम कार्य करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपके अच्छा कार्य करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसी अगर देंगे वो शक्ति, ऐसी शक्ति यूज करेगी तो कोई नेतृत्व करने वाला ऐसा करेगा तो अनुशासन कर्मचारी ऑटोमेटिक रख सकेंगे। तो एक बल इनको कहा है कि अनुशासन एक बल है जो समूह के प्रत्येक सदस्य को समूह के नियमों, प्रथाओं, आदतों, परंपराओं आदि के अनुसार उत्पन्न परिस्थिति के व्यक्तित्व एवं सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया को जन्म देता है। अनुशासन नियमों एवं कानून द्वारा आरोपित और कुछ स्वयं द्वारा आरोपित होता है। अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से नेता द्वारा किए जाने वाले अनुरक्षण और अनुमोदन दोनों सुसंगत होने चाहिए। तो अनुरक्षण, उनकी रक्षा, और अनुशासन, तो अनुशासन बनाए रखेंगे कि किसके नियम अच्छे होने चाहिए। सदस्य समूह के लिए नियम बनाए रखे चाहिए। नियम नहीं बनाएंगे तो वो अनुशासन नहीं रहेगा। कि नियम बनाए कि आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको कार्य करना है, 2 से 3 आपके लंच, 3 से वापस आपको स्टार्ट करना, 5 बजे आप घर पे जा सकते हैं। इस तरीके से नियम बनाएंगे तो वो अनुशासन ऑटोमेटिक बनाएंगे। कोई जल्दी आया, कोई लेट आया, कोई जल्दी जा रहा है, कोई लेट जा रहा है, तो ऐसे अगर नेतृत्व किया तो अनुशासन नहीं कर पाएंगे, नहीं उनकी रक्षा अनुरक्षण कर पाएंगे। यानी जो कार्य दिया गया है उनका रक्षा वो कर पाए। क्यों? उनका रक्षण नहीं करेंगे कौन? अधीनस्थ जो उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। प्रथाएं, जो प्रथाएं चली आ रही है, जो उन ऑफिस में पहले से ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो उस प्रथा को बरकरार रखना। नए नियम थोपे तो फिर बाद में गलत बातें हो सकती है। आदतों और परंपराओं, सिर्फ काम ही नहीं, लोगों की आदतों परंपरा से कोई त्योहार है वैसा है तो उसमें मिलाना चाहिए, वहां पे मनाना चाहिए त्योहार। किसी का बर्थडे है तो जन्मदिन है, तो जन्मदिन उस ऑफिस में नेतृत्व के रूप में जो नेतृत्व कर रहा है उनकी तरफ से उनका बर्थडे मनाना चाहिए या जन्मदिन मनाना चाहिए। तो इस परंपरा और आदतें ऐसी डालें तो ऑटोमेटिक अनुशासन बरकरार रहेगा और नेतृत्व का अनुशासन बनाए रखेंगे और वो भी उनके आज्ञा का पालन कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है बच्चों, उच्च समूह मनोबल का विकास। उच्च समूह मनोबल का विकास। नेता निरंतर अपने समूह के सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखता है। यानी जो भी नेता या नेतृत्व करता है वो निरंतर उनके सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि मनोबल बढ़ने के साथ लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में प्रबलता आती है और मनोबल के गिरने के साथ ये प्रबलता क्षीण हो जाती है। तो कहने का मतलब मनोबल कब बढ़ेगा? जब उनकी तारीफें करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको इनाम दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो उच्च समूह मनोबल का विकास कब होगा? जब लोग उन कर्मचारियों की हित की बात रही जाएगी,
उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, उनके घंटे ज़्यादा नहीं, उनका ज़्यादा शोषण नहीं, नियम के अनुसार उनको कार्य करवाना दिया जाए, ज़्यादा शोषण ना हो, उनके हर बातों का ध्यान रखें। छुट्टी कभी अवकाश मांगे तो घर पे समस्या तो उनको अवकाश देना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए अगर ये कार्य नेतृत्व करे, ये कार्य करने लग जाए जो नेतृत्व कर रहा है, तो जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं वो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो और भी अच्छे कार्य करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार से हमने नेतृत्व के कार्य पढ़े, उनके प्रकार पढ़े और नेतृत्व के तकनीकी पढ़े। कल हम पढ़ेंगे नेतृत्व के गुण, यानी क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या वो कार्य करेगा, तब वो उनके गुण आगे आएंगे। तो कल नेतृत्व का लास्ट पॉइंट होगा नेतृत्व के गुण। ठीक है बच्चों? बाय।